स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा क्यूएल स्टेटमेंट। जैसे इसमें मल्टीपल टेबल्स हैं और सर जूम कर लो थोड़ा सा। जूमिंग सेलेक्ट किए फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये एक स्टेटमेंट बन गया है सिलेक्ट करने के लिए एक टेबल। बट अगर मान लो हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं और उन रिकॉर्ड्स को हम चाहते हैं यूनिक आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कीवर्ड यूज होता है उसके लिए? कीवर्ड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज इसलिए यूज होता है कि पूरे टेबल में अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है जो डुप्लीकेट हो रहा है तो वो उसको अवॉइड करेगा और सिलेक्ट कर देगा डेटा यूनिक रिकॉर्ड, केवल यूनिक रिकॉर्ड। अगर 10 रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है तो नो रिकॉर्ड में, राइट? कैसे? अब इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड है नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई इस पे, तो प्राइमरी की वजह से हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हम एक टेबल नया बनाते हैं ना, उस टेबल को यहाँ क्रिएट टेबल टेस्ट टेस्ट और फिर आई कॉमन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो या नेम दूसरा कॉलम चेंज करो। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया, टेबल बन गया। अब सेकेंड चीज इंसर्ट। तो इंसर्ट का है यहाँ पे इंसर्ट आईडी नेम। और ये मत सोचना इसमें जैसे कि मान लो क्या होता है कि अगर हमने टेबल बनाया, हमने इसका सीक्वेंस ऐसे रखा है आईडी फिर नेम, और फिर आप यहाँ पे सबसे पहले नेम ले रहे हो फिर आईडी ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप किस सीक्वेंस में वैल्यू इंसर्ट, ठीक है? तो इस चीज का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे क्या सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे रखा है वही सीक्वेंस में वैल्यू ऐड करेंगे बस, तो वो उसी कॉलम में ऐड हो। ठीक है? यहाँ पे एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि इंटेलिजेंस रिफ्रेश नहीं हुआ। कहाँ जाएंगे? एडिट में जाके इंटेलिजेंस में जाके रिफ्रेश लोकल करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि ऑलरेडी ये क्रिएट हो चुका है, तो नया क्रिएट करोगे तो बताएगा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डालते हैं नेम। नेम में मैंने डाल दिया राम। सेकेंड आईडी में डाल दिया 20। इसमें मैंने 5-6 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब सेकेंड थिंग, श्याम आईडी में हमने क्या किया, ये कर दिया, इंसर्ट कर दिया।
अब चलते हैं, हम ये देखते हैं इसमें सेलेक्ट करके डेटा किस हिसाब से। सेलेक्ट आईडी कौन, फ्रॉम टेक्स्ट, तो सिलेक्ट करते हैं हम। इसमें हमारे पास दो राम दो श्याम 2020 आईडी है। ठीक, अब हम सिलेक्ट किया। हेलो हाँ, सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आज। तो इसमें क्या है कि अब हमने सेलेक्ट कर लिया डेटा, सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसमें आते हैं। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगाना है कीवर्ड। तो सिलेक्ट कर लिया हम, इसको हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो सीक्वेंस वाइज। ठीक, पहले क्रिएट सर किया। स्क्रीन स्क्रीन प्रॉपर शो नहीं हो रही थी सर। एक ठीक है मिनट, ठीक है, अब चल रहा है सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे और यहाँ पे यूज कर लेंगे डिस्टिंक्ट। ठीक, डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है, जब भी आप राइट करेंगे ब्लू हो जाएगा, ब्लू नहीं हो रहा है तो आप स्पेलिंग रॉन्ग राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब सेलेक्ट करो आप, आपके पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड आएंगे, 2 रिकॉर्ड, बाकी ये क्या करेगा, अवॉइड कर देगा सेलेक्ट करना। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का ये फायदा है। कैसे हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं, अब एक सेकंड, यहाँ पे यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड टू सेलेक्ट यू records। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज। सेलेक्ट रिकॉर्ड्स यूजिंग वेयर क्लॉज। ठीक, कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हमने लगा दिया वेयर, वेयर आईडी इक्वल्स टू 20, राइट, एंड सेलेक्ट। तो डिस्टिंक्ट हटा देते हैं, अभी हम वेयर यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो अब देखो 20 आईडी पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो मैटर नहीं करता डुप्लीकेट हो या कुछ भी हो, आपके पास 4 रिकॉर्ड है, जिस वेयर क्लॉज में जो भी कंडीशन मैच करेगा वो उठा के दे देगा डेटा। तो ऐसे वेयर क्लॉज यूज करते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड, सेलेक्ट सेलेक्ट रिकॉर्ड्स यूजिंग एंड और क्लॉज, एंड और क्लॉज। ठीक, इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, सिंपल कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज तो यूज ही कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जब भी हम और एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, यहाँ पे वेयर क्लॉज जरूरी है, क्योंकि बिना वेयर के हम सेलेक्ट किस लोकेशन पे करें, क्योंकि मान लो सेलेक्ट करते हैं तो इतना पार्ट तो इंडिविजुअल हो जाता है। जैसे हम वेयर यूज करते हैं फिर कंडीशन अप्लाई होता है, हमारा सिंटैक्स क्या होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम या टेबल नेम वेयर, और यहाँ पे हम यूज करेंगे आईडी, लाइक आईडी जरूरी नहीं, यहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका ये बनता है सिंटैक्स। अब कंडीशन कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे आईडी, हम वो डेटा चाहते हैं कि आईडी इक्वल टू 20 एंड नेम
इक्वल टू राम। कैसे काम करेगा? नेम इक्वल टू राम एंड आईडी इक्वल टू 20। आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अब डेटा देखिए इसमें क्या आ गया है, केवल राम और उसकी जो आईडी है 20। तो ये केस बन गया एंड का, कि एंड कैसे हम यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप सिंगल एंड यूज करें, आप मल्टीपल एंड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, एंड नेम इक्वल टू थोड़ा सा नेम इक्वल टू श्याम। एक सेकंड। तो इसमें देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है इस केस में, कि आईडी हमने लगा दिया 20, ठीक। और ये एंड जब लगाते हैं तो मैंडेटरी हो जाता है नेम राम और श्याम दोनों साथ में, और दोनों साथ में नहीं, एक ही केस में हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम और ऑपरेटर लगाएंगे तब ये काम करेगा। और अब यहाँ पे डेटा आ गया, क्योंकि जब नेम दोनों लगा देते हैं साथ में तो वो एक स्टेट माना जाता है। इस वजह से हम एंड ऐसे नहीं लगाते, या तो हम क्या कर सकते हैं, नेम इन कर सकते हैं कि जो उसमें एग्जिस्ट करे, तो राम और श्याम कॉमा देके हम वहां वैल्यू डाल सकते हैं। आगे समझेंगे इसको। ये और ऑपरेटर हो गया, और एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। और ऑपरेटर के केस में क्या होगा, आप मल्टीपल और यूज कर सकते हैं डेटा, लेकिन जब एंड लगाते हैं तो एंड के केस में आपके जो सारे केस सक्सेस होने चाहिए तभी कि उस कंडीशन में फॉल करेगा, और फिर आपको डेटा मिलेगा, नहीं तो डेटा नहीं मिलेगा। अब यहीं पे इन कैसे यूज करते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जरूरत पड़ती ही रहेंगी। इन क्लॉज डेटा का select, और यहाँ पे जैसे आईडी, आईडी हटा देते हैं क्योंकि आईडी तो सेम ही है। यहाँ पे हम नेम पे इन ऑपरेटर यूज करेंगे, इन कीवर्ड यूज करेंगे। इन ब्रैकेट के अंदर हमें प्लेस करना पड़ेगा कंडीशन, ठीक है। कैसे? ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम प्लेस करेंगे राम एंड श्याम। अब आपके पास सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। ये जूम नहीं हो रहा है, पता नहीं, नहीं तो बेटर दिखता, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है, राम एंड श्याम। इनका केस ऐसे यूज करते हैं। मान लो आपको मल्टीपल एक टेबल है, मान लो उसमें 1000 रिकॉर्ड हैं, आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स पे ही आए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग की मल्टीपल कंडीशन आप और का यूज करिए कि ये भी रहे या ये भी। और का काम क्या करता है, इनके ही केस की तरह और भी काम करता है, या तो ये या तो ये या तो नेक्स्ट, ऐसे लगाते जाएंगे। इससे बेटर ये होगा कि आप एज अ एरे पास कर दे इसके अंदर इन ऑपरेटर, इन कीवर्ड के अंदर, या ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर वो पूरा कलेक्शन पास कर दीजिए, आपको डेटा निकाल के दे देगा जो भी कॉल करेगा, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। इन हो गया, उसके बाद बिटवीन हो गया। बिटवीन कैसे काम करता है? बिटवीन काम करता है कि वो एक रेंज निकालता है, उस रेंज के बीच में जो भी डेटा आता है वो डेटा आपको निकाल के दे देगा। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट किए थे डेटा, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, तो हमारे पास और डेटा हो जाएगा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो समझ में आएगा। 3,
ठीक, अब हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा। ठीक है, आईडी जिसके डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे हम पेस्ट कर दें, इस तरीके का डेटा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट काम हमारा है बिटवीन कैसे यूज करते हैं। तो बिटवीन यूज करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे आते हैं वेयर कंडीशन में हम ये देते हैं कि किस रेंज में हमें डेटा चाहिए। मान लो आईडी के भी आप पे हम डेटा उठाना चाहते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आईडी बिटवीन उसी पे, क्योंकि बिटवीन मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर में बिटवीन आपके वैल्यू पे काम करता है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू पे नहीं काम करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू की कोई रेंज नहीं होती है। बट एक्चुअल जो मैथ 0 to 9 होता है उसकी एक रेंज होती है, A to Z उसका एक रेंज होता है। ठीक है, इस वजह से वो उस पर काम कर सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आईडी बिटवीन 55 एंड 99। ठीक है, अब ये सिलेक्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड आए। ठीक, क्या क्या रिकॉर्ड आया आप देख लीजिए, 88 77 77 55। ठीक, क्योंकि हमने 55 से ग्रेटर देन लिया है, लाइक 55 से स्टार्ट, ग्रेटर देन नहीं है, स्टार्ट है 55 से और 99 के बिटवीन। ठीक है, डेटा आपको बिटवीन से मिल गया। अब नेक्स्ट लाइक क्लॉज कैसे यूज करते हैं। तो लाइक यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया वेयर में, अब हमने नेम ले लिया, नेम नेम लाइक, और फिर सिंगल कॉमा के अंदर हम यहाँ पे देंगे लाइक जो डेटा हमें चाहिए। ठीक, मान लो आपको जैसे राम चाहिए, तो हम चाहते हैं कि इसमें ऐसे होता है, जैसे हम परसेंटेज यूज करते हैं कि स्टार्टिंग कैरेक्टर कहाँ से होना चाहिए, एंड कैरेक्टर कहाँ से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यूज कर लिए, जैसे हमने यूज कर लिया YAM। ठीक, हम चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर YAM का एक कॉम्बिनेशन मिल जाए, वो डेटा हमें निकाल कर दे दे। अभी चेक करेंगे यहीं पे परसेंटेज, और हमने ये लिख दिया YAM। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं बताऊंगा, फंक्शन है, बहुत अच्छा काम करता है। कैसे कैसे हम जब टेक्स्ट बोलते हैं कुछ भी, तो कैसे डेटा हमें निकाल के देता है। ठीक है, तो वो फंक्शन के थ्रू हम एक टेक्स्ट स्पीच पे लगा सकते हैं सर्चिंग, कि अगर हम ऑडियो से कुछ भी इनपुट दें और वो सर्च करके निकाल दें। ठीक है, देखो यहाँ पे श्याम दे दिया ना, सारा श्याम निकाल के दे दिया। अब मान लो हम एक परसेंटेज हटा दिए, कुछ भी नहीं है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम दे दिए, क्योंकि फिर YAM से तो कुछ भी मैच नहीं करता। यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्टिंग किस चीज से होना चाहिए, स्टार्टिंग होना चाहिए YAM से, तो YAM से जो स्टार्ट करता है उससे मिल जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि परसेंटेज पीछे लगा देंगे, तो क्या होगा कि MAY से स्टार्ट करना चाहिए, तो ऐसा कोई है नहीं, इस वजह से ये निकाल कर नहीं देगा। तो परसेंटेज का मतलब जहां भी हम लगाते हैं, जिस भी साइड लगाते हैं, इस पे बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, कंडीशंस होते हैं लाइक ऑपरेटर पे, जहां पे आप डेटा बहुत अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से डेटा हम फिल्टर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर वाइज। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जैसे हम ऑर्डर बाई के लिए वेयर कंडीशन जरूरी नहीं, मान लो आप कोई कंडीशन लगा रहे हो तब तो वेयर जरूरी है, लेकिन अगर आप कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हो तो आपको ऑर्डर वाइज करने के लिए आपको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे लिख दो ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर बाई। ठीक,
ऑर्डर बाई उसके बाद आप किसके बिहाफ पे ऑर्डरिंग करना चाहते हैं, नेम के बिहाफ पे, आईडी के बिहाफ पे, तो चलो आईडी दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, एसिंक होता है, सॉरी एसिंक नहीं, असेंडिंग ऑर्डर, असिंक करके हैबिट बन गई, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, सॉरी एसिंक सी साहब का कोड है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से डेटा दे दिया, इस तरीके से डेटा निकाल के दे दिया, ठीक। अब अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, DESC। तो ये देखो ये डेटा निकाल के दे दिया, क्या आउटपुट आया, रिवर्स आउटपुट आ गया, आईडी का डिसेंडिंग ऑर्डर से डेटा सेलेक्ट करके दिया, ठीक है। इस तरीके से हम ऑर्डर बाई क्लास यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक। इसमें भी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो बताऊंगा मैं जब हम यूज करने लगेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज हो गया, उसके बाद आपका क्या बचता है, ग्रुप वाइज बचता है। देखो यहाँ पे वेयर कंडीशन हमने नहीं लगाया ना, तो हम जरूरी नहीं, यहाँ पे आता है ग्रुप वाइज। ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, ग्रुप बाय में अगर आप कुछ मिस्टेक्स करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, पहले से बता रहा हूं मैं, क्या मिस्टेक करेंगे वो बताता हूं मैं। जैसे हमें कुछ डेटा चाहिए, ग्रुप बाय हम कहाँ करना चाहते हैं, किस लिए यूज करना चाहते हैं, कि जो हमारा डेटा हो फिल्टर होके आए, कंसोलिडेटेड डेटा आए, ठीक है। हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें कुछ ही डेटा चाहिए, वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में चाहिए। कंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि जैसे ये आईडी दिख रही है, इस आईडी का हमें सम चाहिए कि श्याम नाम पे पूरे आईडी की कितनी वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है और राम के नाम पे कितनी वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय यूज करेंगे, और ग्रुप बाय यूज करेंगे तो कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, तो अभी दिख जाएगा कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर बाय हटा के यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप बाय। एक चीज और इसमें ध्यान देना आप, मुझे अभी याद आ गया, ऑर्डर बाय में जो यहाँ पे हम आईडी देते हैं ना, वो यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर यहाँ सिलेक्ट नहीं हो तो शायद काम नहीं करेगा। जैसे देखते हैं काम करता है कि नहीं करता, काम कर रहा है, ओके, सॉरी, क्योंकि कॉलम हमारा इस टेबल में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से काम करता है। यहाँ पे जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ, ये जैसे मान लो हमने यहाँ पे आईडी दिया, अगर मान लो इसका कॉलम का नाम बड़ा है या 1 2 3 इस तरीके से कॉलम, मल्टीपल कॉलम यहाँ सेलेक्ट है, तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे 1 देंगे तो काम करेगा, किस पे काम करेगा, जो डेटा सेलेक्ट हो रहा है। अगर मान लो हमने यहाँ 3 दे दिया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आईडी काम करेगी, यहाँ पे आप अगर किसी का कॉलम दे दिए इस टेबल का तो काम करेगा, बट यहाँ पे आपका नंबर कॉलम नहीं काम करेगा। क्यों, क्योंकि वो एज एक एरे उठाता है कि जो हम डेटा सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे उसको फिल्टर करता है इस ऑर्डर वाई के बिहाफ पे। अगर हमने यहाँ पोजीशन दे के रखा है, पोजीशन का मतलब ये है कि जो कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसकी एक एक पोजीशनिंग होती है, जैसे 0 1 या 1 2, ठीक है, जिस तरीके से इंटरनली पोजीशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आईडी, यहाँ पे हम 1 देंगे तो आईडी के बिहाफ पे फिल्टर करेगा, अगर 2 दे दिए यहाँ पे तो नेम के बिहाफ पे फिल्टर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा सेलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, लेकिन वो नंबर यहाँ पे उस नंबर की पोजीशन का कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो डेटा सेलेक्ट करके देगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप बाई। ग्रुप बाई कैसे काम करता है, यहाँ पे जैसे आईडी है, ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं ग्रुप बाई, ग्रुप बाई नेम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें मल्टीपल्स नेम है बट वो रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए
कि डेटा सेलेक्ट हो नेम के बाद। आप देखो क्या कॉलम नेम टेस्ट डॉट आईडी। हाँ ठीक है। एरर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है column test.id is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or group by clause। ठीक है, तो जब भी हम group by यूज करते हैं वहां पे एग्रीगेट फंक्शन कॉल होता है। एग्रीगेट फंक्शन अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो ग्रुप बाई जिस कॉलम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं और ग्रुप बाई में नहीं दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो बोलेगा कि ये इनवैलिड है जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसको ग्रुप बाई में ऐड करो, तब वो सेलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं सेलेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया नेम एंड आईडी, ठीक, तो अब क्या करेगा, ये ग्रुप बाई कर दिया और सिलेक्ट कर दिया डेटा। तो आप देखेंगे ना ग्रुप बाई में क्या किया, राम तो डबल आ रहा था बट वो सेम ही आईडी पे एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए क्यों, क्योंकि हमने दोनों आईडी को कर दिया ना ग्रुप बाई। तो जो भी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड हो, जो यूनिक रिकॉर्ड होगा वही सिलेक्ट होगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ये क्या करेगा, अभी के लिए हटा देगा, मर्ज कर, या तो कह सकते हो मर्ज कर देगा। ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड के एक सिंगल रिकॉर्ड में मर्ज करके आपको डेटा दिखाएगा एज ए डिस्टिंक्ट। हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो ऐसे ग्रुप बाय अभी काम कर रहा है इस केस में, लेकिन हमारा पर्पज अभी सॉल्व नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि कैलकुलेट करे डेटा कि राम के अंडर में जो आईडी की वैल्यू है वो कितनी है और श्याम के। तो अलग से हम क्या करेंगे, हम ग्रुप बाई में लगाएंगे नेम, बट आईडी के केस में क्या कर देंगे, हम यूज कर लेंगे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, जैसे सम, काउंट, मैक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लिए ये और सिलेक्ट कर लिए आईडी। अब क्या होगा कि जब भी ये सिलेक्ट करने आएगा, चूंकि ये ग्रुप वाइज है और यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, तो वैल्यू को ऐड करता चला जाएगा। फिर वो क्योंकि डिस्टिंक्ट फिर मांगेगा ही नहीं, तब तो डिस्टिंक्ट किस पे काम करेगा, केवल नेम पे काम करेगा, इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इस वैल्यू को हम सम कर रहे हैं एज यू बाय यूजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे ग्रुप बाय काम करेगा। अब देखो ग्रुप बाय क्या आ गया, 40 एंड राम 346, यहाँ पे श्याम आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ग्रुप बाय काम करता है। अब नेक्स्ट है काउंट। काउंट कैसे काम करता है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, काउंट। मैं इसको हटा दिया, ग्रुप बाई हटा दिया, क्योंकि काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है। इसको हम सेलेक्ट किए, तो क्या कर रहा है 11। काउंट क्या रिटर्न करता है, वो काउंट करता है हाउ मेनी रोज एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट में कितने रो एग्जिस्ट करते हैं वो डेटा आपको मिल जाएगा काउंट फंक्शन के थ्रू। अब यहीं पे अगर हम यूज कर लिए एक और मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन विल रिटर्न द मैक्सिमम आईडी। जो भी आईडी हमारे पास है, और सबसे मैक्सिमम नंबर किस आईडी का है वो रिटर्न करके दे देगा आपको फंक्शन। ठीक, तो ये मैथमेटिक्स फंक्शंस हैं, तो ये मैथमेटिक्स वैल्यू पे ही काम करेंगे, स्ट्रिंग पे काम नहीं करता है ये। आपको डिजायर आउटपुट जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम हैविंग क्लॉज पे। हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज क्या करता है, बेसिकली एक इस तरीके का फंक्शन हम यूज करते हैं, इस तरीके का कीवर्ड है जिसके थ्रू हम अरिथमेटिक कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास श्याम है, ठीक है, या राम है, उसकी वैल्यू को हम या तो सम करें या तो काउंट करें, और फिर उसमें हम कुछ ऐसा कंडीशन लगाए कि वो निकाल के दे पर्टिकुलर उसी क्या बोलते हैं आईडी का। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी क्या, यहाँ पे लिख दिए हैविंग काउंट
श्याम, सॉरी, आईडी इज ग्रेटर देन, सॉरी, यहाँ पे मैक्स आईडी इज ग्रेटर देन 20। यहाँ पे नॉर्मली हम आईडी सेलेक्ट कर लिए। ओके, सॉरी, यहाँ पे ग्रुप वाइज लगेगा, ग्रुप बाई आईडी। तीन ऐसी आईडी हैं जिनकी आईडी मोर देन 20 है। ठीक है, तो तीन रिकॉर्ड ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम ग्रुप बाई भी सिलेक्ट करेंगे तो एक तरीके से केवल आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं तो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकाल रहा है, लेकिन मैक्सिमम आईडी जो हम यहाँ पे हैविंग क्लॉज के थ्रू हम कुछ ऐसे फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे काउंट है। काउंट का मतलब, मान लो अगर हमारे पास कोई मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें किसी रोज का काउंट बढ़ रहा है, मान लो श्याम मल्टीपल डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो कितने उस रिकॉर्ड में कितने ऐसे क्या रोज हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और ग्रेटर देन 2 लगाओगे तो उसके ग्रेटर देन 1 लगाओगे, 5 लगाओगे, जिस तरीके से कंडीशन लगाओगे उस तरीके से ये डेटा निकाल के देगा। तो हैविंग क्लॉज का यूज इस तरीके से कर सकते हैं हम। बाकी इतना हो गया ड्रॉप टेबल। ओके ठीक है, इंडेक्स वगैरह क्रिएट करना है तो बता ही दिए किस तरीके से इंडेक्स क्रिएट करते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ एक तरीके इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम, सॉरी, क्रिएट इंडेक्स, और यहाँ पे इंडेक्स का नाम आप ऐसे दे सकते हैं, टेबल का नाम, कॉलम का नाम मान लो आईडी, ठीक है, INDEX, या इस तरीके से दे सकते हैं आप, ये इंडेक्स आईडी, सॉरी यहाँ टेबल का नाम टेस्ट, यहाँ पे आईडी। मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूँ जिस तरीके से आप दे सकते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे ऐड, सॉरी, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स ऑन। इस टेबल पे हमें लगाना है टेबल का नाम टेस्ट, और इसके अंदर हम कॉलम पास कर देंगे। कॉलम किस पे लगाना है हमें, आईडी पे, ठीक। तो यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट हो गया है। इंडेक्स का यूज इसलिए होता है कि हम किसी भी डेटा को फास्टर वे में रिट्रीव करना चाहते हैं, कि जल्दी से डेटा सेलेक्ट हो जाए, तब हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं, और उसके लिए हमें एग्जीक्यूशन प्लान चेक करना होता है। जैसे हम यहाँ पे डेटा ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो जैसे हम यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट किए, एग्जीक्यूशन प्लान देखने के लिए ये बटन आता है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ लिखा है डिस्प्ले एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान। आगे जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये बताएगा क्वेरी कॉस्ट रिट्रीव टू द बैच 100%। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा रो कितना, अब इसमें अगर इस पे जाएंगे तो इसमें प्लान पूरा दिख जाएगा, कौन सा नोड कितना टाइम ले रहा है, कौन सा क्वेरी कितना सीक कर रहा है टाइम सिलेक्ट करने के लिए, सब कुछ आपको निकाल के देगा, पूरे टेबल को स्कैन करके देगा, क्योंकि जो इंडेक्सेस वगैरह क्रिएट होते हैं वो मास्टर डीबी में सिलेक्ट हो बनते रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये डेटा निकाल के देता है। आगे जब हम डीप डेप्थ में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इंडेक्स क्रिएट करना भी बता दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ड्रॉप इंडेक्स करने के लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम लिख देता हूँ फिर से, ड्रॉप इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम मस्ट स्पेसिफाई द टेबल नेम इंडेक्स, ओके, सॉरी, ये इस तरीके से होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, इस तरीके से इंडेक्स ड्रॉप होता है।
टेबल हमें ड्रॉप करना, डेटाबेस तो डायरेक्ट हम दे के ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स इट इज एन एंटिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इंडेक्स जो है किसी पर्टिकुलर टेबल में क्रिएट होता है, इस वजह से हमें उस टेबल को ऑल्टर करना पड़ता है और फिर ड्रॉप क्वेरी लिखनी पड़ती है। ठीक, तो ये only the memory occupies table operation alter table drop index is supported only with memory optimized table. What it means? Let me check something wrong. Test non-unique index test id. Alter table में let me check, maybe something should work. Drop index this on table. Oh, okay. सो इस तरीके से हम ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉप करते हैं, पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं काम कर रहा है। बट एक दूसरा भी तरीका है कि इस तरीके से हम ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम किस टेबल पे आप ड्रॉप करना चाहते हैं ऑन यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये ड्रॉप इंडेक्स फ्रॉम टेबल। अब नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रंकेट वगैरह तो हो ही गया है, ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट। अब आता है ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन एक लेंदी पार्ट है, ट्रांजैक्शन अभी नहीं बताएंगे क्योंकि फिर वो थोड़ा टाइम लेगा। अभी हम एक्सेप्शन बताते हैं, कैसे एक्सेप्शन यूज करते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, तो चलो, जैसे हम क्रिएट नहीं, मान लो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कोई डेटा, तो एक्सेप्शन यूज करने के लिए आप लोग पता ही होगा ट्राई ब्लॉक यूज होता है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बिगिन, ट्राई, एंड, ट्राई, बिगिन, कैच, एंड कैच। ठीक है, अब इसके अंदर हम select asterisk from test, print एरर फंक्शन होता है हमारा। अभी मैं एरर फंक्शन है नॉर्मली प्रिंट कैच। ठीक है, अब सिलेक्ट करते हैं, तो डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया क्योंकि इसके अंदर कोई एरर आया नहीं। ठीक, एरर कैसे आए अभी मैं पता भी नहीं कि इसमें एरर कैसे आए, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, 1/0। ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा @ a int equals to 1। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ये प्रोसीजर में बताऊंगा मैं, फिलहाल मैं ये करना चाह रहा हूँ, एक्सेप्शन थ्रो करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं डिक्लेयर कीवर्ड। ठीक है, डिक्लेयर, और किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए @ यूज होता है। अगर आप @ यूज नहीं करेंगे तो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। तो नॉर्मली सी शार्प में क्या होता है, डॉटनेट में हम डायरेक्ट
नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम डेटा टाइप दे देते हो जाता है, बट यहाँ पे एट द रेट यूज होता है एसक्यूएल में, तो ये चीज का ध्यान देना। ठीक, एंड मान लो ए बी एंड सी इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे सेट एट द रेट सी इक्वल्स टू एट द रेट ए डिवाइडेड बाई एट द रेट बी। अब ये चीज देखो, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, एक 3 वेरिएबल हमने बनाया, तीनों इंटीजर टाइप का, इसमें डाल दिया मैंने 0 और इसमें डाल दिया 1। कभी भी मैथमेटिक्स में किसी भी वैल्यू को 0 डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक, इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो उस केस में क्या होगा कि एक एक्सेप्शन अलग से सिस्टम में बनाई गई है जिसको बोलते हैं डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब जैसे हम सिलेक्ट करेंगे देखना क्या होगा। कैच में जा रहा है ना, एक्चुअली डेटा सेलेक्ट हो रहा है बट डेटा यहाँ पे दिखेगा नहीं, एरर आपको दिखेगा या मैसेज में। कैच में आ गया आपको, और यहाँ पे कैच में दिख गया जो भी हमने प्रिंट कराया था। ठीक, एक मिनट देना। ओके, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा कैच में आ गया, तो इस तरीके से हम कैच हैंडल करते हैं। आगे चल के मैं ये बताऊंगा, जैसे मान लो आपके पास 1000 लाइन का एसक्यूएल का क्वेरी है, अगर उसमें आपको पकड़ना हो कि एरर कैसे आएगा। ठीक है, मान लो 1000 लाइन की क्वेरी लिख दिया हमने और बीच बीच में एरर आ रहा है, तो अगर हम ट्रेस नहीं कर रहे हैं, ट्रेस का मतलब ये होता है कि हम हर जगह एक एक वैल्यू को ट्रेस करते हैं, क्या वैल्यू आया, क्या वैल्यू इनपुट क्रिएट किया, क्या रिस्पांस जनरेट हुआ, क्या रिस्पांस गया। ठीक है, वो हम अलग से स्टोर करते रहते हैं डेटाबेस में, जहां होता है जहां नहीं होता है वो डिपेंड करता है कौन कैसे प्रोग्राम बना रहा है। बट अगर हम ट्रेस नहीं कर रहे हैं और हमें 1000 लाइन के प्रोसीजर में चेक करना हो कि एरर कहाँ से आ रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगा क्लास में। बट अभी फिलहाल के लिए ना मैं नॉर्मल एक सिंटैक्स यूज करके बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम ट्राई कैच यूज करते हैं, मल्टीपल कैच कैसे यूज करते हैं, प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर कैसे यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है, आगे हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना हो गया डेटा टाइप। डेटा टाइप में मैं बता देता हूँ क्या क्या है। डेटा टाइप में आपका कैर आता है, वेर कैर आता है, वेर कैर मैक्स आता है। ठीक है, वेर कैर मैक्स दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्यों कि ये केवल 8000 8000 को 8000 ये 8000 कैरेक्टर को स्टोर करता है। ठीक, ये तो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा कैर, वो डिपेंड करता है यूनिकोड में। क्या यूनिकोड देखो, इसमें अलग अलग सिस्टम के हिसाब से होता है, आंसी कोड होता है, यूनिकोड होता है। ठीक है, बट लेंथ की बात करेंगे तो ये मिनिमम आपका एक कैरेक्टर स्टोर करता है, मैन मैक्सिमम 8000 कैरेक्टर स्टोर करता है। वेर कैर क्या करता है, ये भी मैक्सिमम 8000 कैरेक्टर स्टोर करता है। बट इन वेर कैर की अगर बात करें तो 2005 एसक्यूएल सर्वर था उसके पहले तक इसमें अलग था सिस्टम, अब इसमें अलग सिस्टम आ गया। तो अभी इसमें अपडेट करके क्या कर दिया गया यहाँ पे, वेर कैर मैक्स में इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो गई वो हो गई 231 कैरेक्टर्स। लेकिन इसमें भी अलग अलग कंडीशन होता है, ये फिक्स लेंथ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे।
फिक्स्ड लेंथ नॉन यूनिकोड। यूनिकोड कैरेक्टर बताऊंगा क्या होता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे चीजें आएंगी सामने वैसे समझ में आएगा। 8000 कैरेक्टर है इसमें। इसमें है वेरिएबल लेंथ लेंथ नॉन कोड डेटा। और फिर हम इसमें आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मैक्स लेंथ 231 है, इसमें वेरिएबल लेंथ होता है GTH, वेरिएबल लेंथ होता है। और ये भी नॉन यूनिकोड कैरेक्टर, नॉन यूनिकोड डेटा होता है इसमें, ठीक है। और किस केस में होता है ये, 2005 के केस में। अब टेक्स्ट की बात करते हैं। इसका भी तो क्या ही बोले, ये बहुत ही है, इसमें ज्यादा है। वेरिएबल लेंथ नॉन कोड एक सेकंड देना, नॉन कोड का ठीक है, नॉन यूनिकोड कैरेक्टर। और इसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम लेंथ होती है, क्योंकि ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसे नॉर्मली सारे टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे जिसको मैक्सिमम लेंथ होगी इसकी, मैक्स, ये लगभग बहुत ज्यादा होती है इसकी, अभी एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं है, बट इतना मान के चलो कि ये करोड़ में होता है इसमें, क्योंकि ये टेक्स्ट पूरा एक साथ ही पैराग्राफ स्टोर कर सकता है। ऐसे होता है एन कैर, ऐसे एक्सप्लेन करूंगा काफी टाइम जाएगा, जब जैसे जैसे यूज करेंगे हम देखेंगे। वेर कैर, एन वेर कैर, जैसे कैर होता है वैसे एन वेर कैर होता है, बस डिफरेंस ये है कि यूनिकोड सपोर्ट करता है ये, कोड सपोर्टेड, ठीक है। जिसके आगे यहाँ पे एन लग जाए, ठीक है, कैर है जो वहां पे, यहाँ पे एन वेर कैर है, ठीक है, तो यूनिकोड कैरेक्टर सपोर्ट करता है यहाँ पे, UTF-8 भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे बाइनरी, वेर बाइनरी से बहुत सारे तमाम प्रकार के डेटा होते हैं, टाइम होते हैं, एक्सएमएल होता है, कर्सर होता है, टेबल होता है, ठीक है, इस तरीके का डेटा होता है। अब आते हैं हम, इतना हमारा कैरेक्टर समझ, अब हम आते हैं प्रोसीजर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं उस पे, ठीक। तो आते हैं हाउ टू क्रिएट प्रोसीजर। उसके पहले मैं कुछ क्या बोलते हैं, डेफिनेशन दे देता हूँ क्या होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट। प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक कंपाइल्ड स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट होती है कि जब हम कुछ भी क्वेरी लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है और डेटा देता है। फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हमें डेटा देगा। बट प्रोसीजर के केस में क्या होता है, ये प्री कंपाइल्ड होती, एक बार एग्जीक्यूट हो गई तो फिर दोबारा ये कंपाइल नहीं होता है। कैसे, थोड़ा चित्र बना के समझाते हैं। मान लो ये आपकी क्वेरी विंडो है, ठीक है, इसमें आपके कुछ प्रोसीजर राइट किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लेन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब जैसे आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट, ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर जो भी किया है आपने, बहुत सारी स्टेटमेंट क्वेरी लिख के आपका डेटा, जब ये डेटा निकाल के देगा यहाँ पे,
ये भी डेटा निकाल के देगा, ये भी डेटा निकाल के देगा, ठीक है। दोनों आप इसमें नॉर्मल सिलेक्ट है, इसमें प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक। तो उस केस में होता क्या है, प्रोसीजर प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट इसलिए होता है कि जब भी हम उसको कंपाइल करते हैं वो कैश क्रिएट कर देता है डेटाबेस में, ठीक है। क्या क्रिएट कर देता है, कैश क्रिएट कर देता है। और फिर जब दोबारा हम प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो चेक करता है एग्जीक्यूशन प्लान। एग्जीक्यूशन प्लान चेक करता है कि ऑलरेडी ये स्टेटमेंट एग्जिट करता है, सॉरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है हमारे एग्जीक्यूशन प्लान में, फिर वहां से उसका एग्जीक्यूशन प्लान निकालता है और उसी को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक। इसका मतलब क्या फायदा, क्या हुआ बेसिकली, फायदा ये हुआ कि हमारा प्लेन टेक्स्ट जो भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं उसके केस में क्या होता है, एग्जीक्यूशन प्लान, और इस केस में क्या होता है, यूजिंग एग्जीक्यूशन प्लान फ्रॉम कैसे, ठीक। तो बेनिफिट ये हुआ कि आपका जो एग्जीक्यूट क्वेरी है, क्वेरी एग्जीक्यूट होना फास्ट हो जाएगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं, पहली बार प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका डेटा देने में टाइम लगाता है, बट जब दोबारा आप एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसीजर तो वो तुरंत डेटा दे देता है। वो इसलिए दे देता है कि ऑलरेडी वो एग्जीक्यूट कर चुका है, उसको प्लान पता है कि ये किस तरीके से क्वेरी एग्जीक्यूट होना है, कहाँ पे क्या सर्च करना है, तो वही पूरा एग्जीक्यूशन प्लान पेस्ट कर देता है और उसी को एग्जीक्यूट कर देता है और डेटा तुरंत फास्ट निकाल कर देता है। जबकि हम प्लेन क्वेरी या प्लेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन प्लान यूज नहीं होता है और वो डेटा जो है हमें निकाल के देता है फ्रेश एवरी टाइम। तो वो चेक नहीं कर पाता एग्जिस्टेंस और फिर प्रीवियस एग्जीक्यूशन प्लान को यूज नहीं कर पाता, इस वजह से ये फास्टर होता है प्रोसीजर। तो जब भी कोई पूछे, इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपका सिंपल सा आंसर ये होना चाहिए, इट इज यूजिंग कैसे एंड प्री whenever we are executing any procedures, it check in the DB the execution plan is exist or not. If exist, then it will select that execution plan and execute that and get the data faster. सिंपल वे में आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं डेटा, ओके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ओके सर।